Continuing with section 151, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। कोर्ट ने डिसाइड करना है कब क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और कब विटनेस को कंपेल करना है जवाब देने के लिए कि चल दे जवाब। अब ये कब होगा? ये होगा सबसेक्शन 1 पढ़ो। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू एनी मैटर नॉट रेलेवेंट, कोई भी ऐसा सवाल जो रिलेट करता है ऐसे मैटर से विच इज नॉट रेलेवेंट टू सूट और प्रोसीडिंग, केस के लिंक में वो रेलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट्स दी, एक्सेप्ट कि वो क्रेडिट को विटनेस की ट्रुथफुलनेस को चैलेंज करे, इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, द कोर्ट शैल डिसाइड, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड। तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या ये सवाल उससे पूछना कि नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोर्ट में जब क्रॉस होता देखोगे ट्रायल कोर्ट्स में, तो आप ये पाओगे कि जज कभी कभी ऑब्जेक्शन करते हैं आपस में कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। तो फिर जज साहब कहते हैं कि क्या सवाल है? अच्छा ये सवाल है, ठीक है। वकील साहब कौन सा सवाल पूछा आपने? अच्छा ये पूछा, ठीक है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि ऐसे ऐसे। अच्छा। और आप बताइए आप क्यों कहते हो? दूसरे काउंसिल को पूछते हैं जज कि हाँ जी आपकी ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, क्यों? क्योंकि ये। फिर बाद में वो ये वाली गाइडलाइंस, एविडेंस एक्ट की ये वाले चैप्टर की गाइडलाइंस पढ़ी होती हैं, समझ होती है, बंदे ने पढ़ी होती हैं, तो फिर वो डिसाइड करता है। इधर पावर दी तो ये उसको डिसाइड करने के लिए। अब डिसाइडिंग गाइडलाइंस क्या है? जब आप जज बनोगे और आपने कैसे डिसाइड करना है कि क्या मैं ये सवाल को पूछने जाने दूं या ना जाने दूं। कुछ ज़्यादा नहीं, कॉमन सेंस से बताऊं हिंदी में 2 वर्ड्स में कि कॉमन सेंस से जो सवाल लगे कि ये केस में सिर पैर है सवाल का, वो पूछ लो, नहीं तो नहीं। अब यही बात सही में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके कोडिफाई कैसे की है, अब ये हम आगे देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। इन एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिप्शन कोर्ट शैल हैव रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। कौन सी है? पहली, वो क्वेश्चन प्रॉपर है, कहते हैं if they are of such a nature that they would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of witness। कहते कि वो सवाल, जैसे कि वकील साहब ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि यार ये तो केस में उस बंदे की गवाही के ऊपर सच में इफेक्ट डाल देगा, मतलब सच में पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है सच, मतलब सर पैर वाला सवाल है बस फिर अलाउ कर देंगे कि हाँ जी पूछ लो। सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर। दूसरा कहता है पॉइंट बी, क्लॉज बी कहता है कि सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इंप्यूटेशन व्हिच दे कन्वे रिलेट्स टू द मैटर सो रिमोट इन टाइम। मतलब सवाल वकील साहब ने ऐसा पूछ लिया तो बहुत पुराना है, जाहिर सी बात है बंदा कहेगा आई डोंट रिमेंबर सर, ठीक है। तो सो रिमोट इन टाइम और ऑफ सच अ कैरेक्टर दैट द ट्रुथ ऑफ द इंप्यूटेशन वुड नॉट अफेक्ट। मतलब इतना पुराना सवाल पूछ लिया कि सभी को पता है कि इसका जवाब तो यही आएगा, आई डोंट रिमेंबर। ऐसा बेतुका सवाल, और मतलब 20 30 40 साल पुरानी बात पूछ ली, जिस कोई डिटेल्ड बात पूछ ली जो बंदा नहीं दे सकता। जज को पता कि यार इसका सवाल का जवाब आई डोंट रिमेंबर ही आएगा, और केस के ऊपर स्लाइट डिग्री का भी फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो स्लाइटेस्ट डिग्री का हल्का सा फर्क पड़ेगा, जिससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो अलाउ नहीं करेगा। सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर, क्लॉज सी। ऐसे क्वेश्चन इम्प्रॉपर है इफ देयर इज अ ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन। कहता कि अगर बहुत बड़ा फर्क है किस में, 2 चीजों में, एक द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पिटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। कहता कि जो वो गवाही दे रहा है और जो उसके कैरेक्टर के ऊपर उसने सवाल डाल दिया वकील साहब ने, कि उसके कैरेक्टर के ऊपर इम्पिटेशन डाल दी, और उसकी जो गवाही है और उसका कैरेक्टर है, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। केस में वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा उसका, उस सवाल का जवाब, तो वो अलाउ नहीं करेगी कोर्ट। Clause D. The court may, if it sees fit, draw from the witness's refusal to answer the inference that the answer, if given, would be unfavorable. हाँ, गवाह कहता मैंने नहीं आंसर देना जी, तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ भाई जवाब इसके अगेंस्ट था तो ही नहीं इसने दिया। प्रिजम्पशन अपने आप आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो मना कर रहा है आंसर करने से। क्यों कर रहा है? क्योंकि पता वो गलत है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार ये टेक्स्ट में तो लिख दिया, थ्योरी में लिख दिया कि यार कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, जज के सर पर रोज के 300 केस पेंडिंग है, जज कैसे याद रखेगा? वो भी फैसले की घड़ी पे कि यार हाँ तब क्रॉस हुआ था, एक सवाल पूछा था, इसने आंसर नहीं किया था। नहीं, डिमीनियर नोट करेगा उसी टाइम पे जज डिमीनियर नोट करने की पावर रखता है। सीआरपीसी सीपीसी में कोई एक सेक्शन भी है, ठीक है। डिमीनियर क्या होता है? कैरेक्टर, कंडक्ट विटनेस का। लिख सकते हैं, जज की ओपिनियन साथ में लिख सकते हैं। वो लिखेगा दैट सो एंड सो क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू द विटनेस बट ही हैजंट रिप्लाइड, ही हैज रिफ्यूज्ड टू आंसर व्हिच इज व्हाई आई विल मेक द प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम। ये बात वो लिख लेगा, ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। जब फैसला करने लगेगा तब उसको याद आ जाएगा, हाँ यार एक आया था बंदा। दैट्स इट। सेक्शन 152 मतलब बियॉन्ड एनी बुक आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दी, प्रैक्टिकली भी समझा दिया,
बेयर भी समझा दी और कमेंट्री क्या कहती है वो भी समझा दी। वन स्टॉप शॉप हर सेक्शन की, दैट्स इट। 152 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, कहते हैं सवाल नहीं पूछना जिसका सर पैर नहीं बनता, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। नो सच क्वेश्चन एज रेफर्ड इन लास्ट सेक्शन आउट टू बी आस्क्ड अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर थिंकिंग दैट द इम्पुटेशन व्हिच इट कन्वेज इज वेल फाउंडेड। कहता कि जिस सवाल का ग्राउंड ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है वकील साहब के पास पूछने, तो क्यों पूछ रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकली कैसे आएगा, वकील साहब सवाल पूछ रहे हैं और जज देख रहा है कि यार क्रॉस हो रहा है, हाँ देख रहा है। वैसे तो होता नहीं है ट्रायल कोर्ट्स में, इधर भी क्रॉस चल रहा होता है, इधर भी चल रहा होता है, जज फाइनल बेंच सुन रहा होता है। खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देश में, जजेस की कमी देश में, तो एनीवेज तो मतलब थ्योरी जो कहती है ना, ये लंदन वाले एक्ट जो अब हमने कॉपी करके इंडियन नाम की रख दी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये लंदन वाले एक्ट ना ब्रिटिशर के टाइम का कानून की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की अदालतों की बात करते हैं। वहां चल जाता होगा, हमारे यहाँ मतलब वहां भी चलता है, इधर भी चलता है, कानून ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से ये एग्जीक्यूशन इतनी सही नहीं है, ठीक है ना। जजेस को पता ही नहीं होता है कि क्रॉस चल रहा है, दूर बैठे क्रॉस कर रहे हैं एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करके, जज को पता ही नहीं है भाई ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल चल रहा है, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना, केस इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द क्लाइंट। लेकिन क्या हो रहा है, जज को पता ही नहीं है, ठीक है ना। कभी भी कोर्ट में क्रॉस हो रहा हो, जज की ये ड्यूटी है कि वो क्रॉस को आंखें खोल कर देखे। क्रॉस ही अगर ढंग से ना हुआ ना तो जस्टिस खत्म है। बहस जितनी मर्जी अच्छी कर लो, क्रॉस इज द आर्ट, ठीक है ना, क्रॉस इज द सोल ऑफ द ट्रायल। एनीवेज तो ये क्या कह रहा है कि मतलब ये जो थ्योरी वाला है ना, ये क्या कह रहा है, कहता है कि जजेस देख रहे हैं, ये मानते हैं कि जजेस देख रहे हैं क्रॉस होता हुआ, तो वो जज पूछ रहा है वकील को कि भाई ये सवाल क्यों किया। वकील, दूसरे वकील को ऑब्जेक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही जज ने कह दिया, ठीक है ना। उसने देखा कि रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, फिर बाद में उसने क्वेश्चन कर दिया, वकील साहब ने बता दिया कि भाई ये ग्राउंड है तो मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर जज साहब कहते हैं हाँ ठीक है पूछ लो। इसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखो कि एक एडवोकेट को बाहर दूसरे वकील ने कहा था कि यार ये जो गवाह है ना ये डकैत है, तो फिर बस उसने उसके इर्द गिर्द सवाल करने शुरू कर दिए, तो जज साहब को लगा यार ये कहाँ से सवाल आ गया, तो फिर बाद में वकील साहब कहते कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो देयर बिकेम अ रीजनेबल ग्राउंड टू आस्क द विटनेस, ये चीज़। सेक्शन 153 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तो अब कोर्ट क्या करेगी, वकील साहब तो हट ही नहीं रहे, बार बार पूछे जा रहे हैं। कोर्ट यहाँ तो हाई कोर्ट को सर्कमस्टांस रिपोर्ट कर देगी या फिर बार काउंसिल को सर्कमस्टांस रिपोर्ट कर देगी कि यार ये वकील ऐसे ऐसे करी जा रहा है, मेरी बात ही नहीं मानता। सेक्शन 154 इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस। इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन की है, गंदे सवाल की है, घटिया सवाल की है, गलत सवाल की है, जिसका फैक्ट इन इशू और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से कोई लिंक नहीं है, अपनी भगाई से मरी जा रहे हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। दैट इज नॉट अलाउड अनलेस दे रिलेट टू द फैक्ट इन इशू। हाँ, इनडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब, लेकिन जब वो फैक्ट इन इशू से रिलेट करते हैं, जिससे कुछ निकलेगा, हल निकलेगा बात का, ठीक है। और टू द मैटर्स नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द सोर्स ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एग्जिस्ट और नॉट। मतलब समझ गए ना कि मैटर ये नेसेसरी है जानने के लिए, ये सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि क्या वो फैक्ट एंड इशू से डील करता है कि नहीं इसके लिंक में। सेक्शन 155 क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, कि सवाल ही ऐसा किया कि कल्पाना है, दूसरे को इंसल्ट करना है, तो ये बच्चों वाली हरकतें कोर्ट में नहीं चलती, विच इज व्हाई दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 156 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। एक्सक्लूड किया एविडेंस को, एक्सक्लूजन है ये कॉन्ट्राडिक्ट करने से आंसर्स को, टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड and has answered any question which is relevant to the inquiry only or in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given। नो एविडेंस शैल बी गिवन कैसे, कहता कि किसी के कैरेक्टर को इंजर करके उसका क्रेडिट शेक करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते। ये पहले तो बंदे का कैरेक्टर ही इंजर करके उसके आधार पर क्वेश्चंस लेकर क्रेडिबिलिटी को मतलब ब्रीच कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसकी इलस्ट्रेशन बी। गवाह आया, उसको कहता है यार ये सही है बात कि अच्छा चलो ये बताओ कि आप इसके पहले जो जहाँ काम करते थे आपको वहां से निकाल दिया गया था। गवाह कहता हाँ जी निकाल दिया गया था। वो तैयारी नहीं करके आया, उसको पता नहीं ये सवाल पूछ लेंगे और वकील साहब को पता होगा। अच्छा वो कहता हाँ जी आया था, और फ्रॉम माई लास्ट जॉब आई वॉज डिसमिस्ड, ये लिखवा दिया। फिर बाद में वकील साहब ने पूछा कि क्या व्हाट वाज द ग्राउंड कि आपको निकाला गया था। चलो वो कहता कि सर आई वॉज रिमूव्ड
फ्रॉम माई जॉब, आई वॉज डिसमिस फ्रॉम माई जॉब ड्यू टू माई डिसऑनेस्टी। वैसे ऐसे बोलोगे, सवाल करोगे, वो तो आंसर नहीं करेगा। अब इनडायरेक्टली पूछ लो, सजेस्टिव वे में पूछ लो, सेफ रहेगा कि क्या ये बात ठीक है कि आपको आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से निकाला। इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट आई वाज डिसमिस फ्रॉम माय जॉब ड्यू टू माय डिसऑनेस्टी। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया, ऐसे टाइप करवा दिया। उसके बाद एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ही वाज, हाँ, फिर बाद में उसने डिनाई कर दिया, सॉरी इट इज नॉट करेक्ट। वो कहता कि इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट, सजेशन में पूछ लिया या फिर एज पर द केस आपने पूछ लिया कि तेरे को यार डिसमिस किया गया था। वो कहता नहीं, तेरे करके आया था। नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, आपने अपनी गवाही करवा के बंदे की चढ़ा दिए डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड कि ये बंदे को तो डिसमिस किया गया था, ये तो झूठ बोल रहा है। एविडेंस लेटर ऑन इज ऑफर टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। अब क्यों? क्योंकि जो जॉब की वो बात कर रहा है, ठीक है ना, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहे हो आप, कैरेक्टर को इंजर कर रहे हो, पहली जॉब से वो डिसऑनेस्टी की वजह से निकाला गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाद में भी उसी पुरानी चीज को, हाँ, अगर बैड कैरेक्टर प्रूव कर पा रहे हो किसी सिचुएशन में एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो बात अलग है। ठीक है, और बैड कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस में तो अगर गुड कैरेक्टर दिया है तो ही प्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज भी मतलब अगर कन्विक्शन वगैरह हुई हो उसके अलग सर्कमस्टांसेस है। जैसे कि सिविल केसेस में अब आप देख लो तो कैरेक्टर प्रूव करना इररिलेवेंट है। हाँ, अगर वो फैक्ट इन इशू के लिंक में है या केस को अफेक्ट करेगा वो कैरेक्टर, या उसके रेलेवेंट फैक्ट से अपीयर हो रहा है कि कैरेक्टर उसका मैटर करेगा प्रूव करना, तो फिर वो रेलेवेंट अपने आप हो जाएगा। तो जनरल लॉ को हम मद्देनजर रखते हैं कि जैसे तो नहीं होता एडमिसिबल कैरेक्टर प्रूव करना, विच इज रेलेवेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो फिर वो नहीं कर सकता प्रूफ। एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस की बात अलग है। ये इलस्ट्रेशन सिर्फ इसी सेक्शन की कंसेप्ट के ऊपर डील कर रही है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, ये बात भी समझ लो साथ में। तो पूछा गया कि तेरे को यार निकाला नहीं गया था, उसने डिनाई कर दिया और बाद में आपने एविडेंस दे दिया। एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केस के एक्चुअल फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू से डील नहीं करता। हाँ, अगर होता एक्चुअली फैक्ट इन इशू होता फिर बात अलग थी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। टेंस टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, बट इफ ही आंसर्स फॉल्सली ही मे आफ्टरवर्ड्स चार्ज्ड विद, हाँ, कहता उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, बट फॉल्स एविडेंस उसने दिया है, इस बात की धारा उसके ऊपर लगा सकते हो। एक्सेप्शन इसमें भी हैं दो। इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, फिर तो आप दे सकते हो प्रीवियस कन्विक्शन का। ठीक है, और इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू impeach his impartiality and answers it by denying facts, he may be contradicted। तो वही बात है, अगर फैक्ट इन इशू के लिंक में इतना सही घूम रहा है फिर आप पूछ सकते हो। ये फैक्ट की बात हो जाती है, आप पूछ सकते हो कि नहीं, आलतू फालतू चीज नहीं पूछ सकते। दिस इज द क्रक्स, दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 157 होस्टाइल विटनेस से डील करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 157 किससे डील करता है? होस्टाइल विटनेस से। एमसीक्यू आएगा, याद रखना। कैन बी रिलाइड बाय द प्रोसिक्यूशन और बाय डिफेंस। जो होस्टाइल विटनेस होता है ये दोनों रिलाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि गवाही किस तरीके से वो देखे गया। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। अब पार्टी से अब हम खुद ही क्यों क्वेश्चन करेंगे? मेरा गवाह है, मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील हूँ, मेरा गवाह है जाके उधर मुकर गया क्रॉस के टाइम पे जाके सारा बयान पलट गया। ठीक है, होस्टाइल हो गया। अब मैं उसको क्वेश्चन करूंगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरह से मैं ही करूंगा। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। कहता है कि कोर्ट में अपनी मर्जी से परमिट कर सकती है बंदे को हु कॉल्स अ विटनेस, उस बंदे को जिसने गवाह लाया वो, टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम, मतलब मैं ही अपनी पार्टी को ही क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ, वही वाले जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते थे एडवर्स पार्टी के द्वारा। लेकिन वो उधर जाके मुकर गया है तो अब मैं क्रॉस करूंगा उसका, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन में उसको पूछ सकता हूँ होस्टाइल विटनेस को। ठीक है, सब सेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल अ पर्सन सो परमिटेड अंडर अबव सेक्शन सब सेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑन। अगर वो होस्टाइल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गवाही को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेक्शन 158 इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। द क्रेडिट ऑफ विटनेस में भी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे हम गवाही को तोड़ सकते हैं उसकी? एडवर्स पार्टी का वकील कैसे तोड़ सकता है? या विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय पार्टी हु कॉल्स हिम, या तो एडवर्स पार्टी या तो कोर्ट की कंसेंट से जब जो पार्टी खुद बुला रही है, यानी कि अगर मेरा ही गवाह होस्टाइल हो गया तो मैं कैसे इम्पीच करूंगा क्रेडिबिलिटी? बाय द एविडेंस ऑफ पर्संस हु टेस्टिफाई दैट दे आर फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट।
हाँ, अगर हम उससे ये गवाही निकलवा लें कि ये तो झूठा है यार, ये तो अनवर्दी है क्रेडिट का, ठीक है, क्रॉस इतना अच्छा करें तो बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, और या तो ये प्रूव कर दो कि यार ये पैसे खा के आया, पैसे लिए हैं उसने, या तो ये प्रूव कर दो कि इसकी स्टेटमेंट इतनी इनकंसिस्टेंट है कि ये तो आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन में है, तो इसके ऊपर बिलीव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि a witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief but he may be asked his reasons in cross examination। कहता है कि उसके बिलीफ के ऊपर नहीं सवाल कर सकते। विटनेस एक दूसरे विटनेस को अनवर्दी मानता है, कहता है क्रेडिट भरोसे के, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने खुद के अगली बारी अपने जब उसकी गवाही देने की बारी है अपने चीफ में वो ये रीजंस दे कि वो ऐसा क्यों मानता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब जब मैं अपने क्लाइंट्स की गवाही करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं आलतू फालतू चीज लिखाऊंगा कि वो जो विटनेस है वो ऐसा है, वो विटनेस ऐसा है, आलतू फालतू बात कोई नहीं चलेगी कोर्ट में, ठीक है। तो वो क्या मानता है दैट इज नॉट टू बी असर्टेन्ड और कंसिडर्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट्स में ऐसी गवाहियां करवाई भी नहीं जाती आलतू फालतू बातों की। बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। He may not upon his examination in chief give reasons for his belief, but क्रॉस में पूछ सकते हैं। क्रॉस में सब कुछ पूछने की आज़ादी है, बट रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के लिंक में घूमना चाहिए सारा क्रॉस, ठीक है, केस के लिंक में घूमना चाहिए, कहने का भाव रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, या ये कह लो। एंड द आंसर्स व्हिच ही गिव्स कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड दो इफ दे आर फॉल्स। और कहते कि ये आंसर जो देगा वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करवाए जा सकते चाहे वो फॉल्स हैं, बट ही में आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज विद गिविंग फॉल्स एविडेंस। इलस्ट्रेशन ए देखो, ए ने सू किया बी को फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी। अच्छा, ए ने सामान बेचा बी को और उसने सू कर दिया कि उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। सी कहता कि वो खुद देके आया था बी को सामान। एविडेंस दिया गया कि रास्ते में उसने एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ऑन प्रीवियस ओकेजन ही सेड दैट ही डिड नॉट डिलीवर गुड्स टू। पहले उसने कहा था कि मैंने नहीं दिए और अब वो कह रहा है कि मैंने दिए हैं गुड्स, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई एडमिसिबल हो गया एविडेंस, ठीक है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है बी के। सी कहता कि बी जब मर रहा था उसने डिक्लेयर किया कि ए ने मुझे जान से मारा है। एविडेंस दिखाया गया कि पहले तो यार सी कहता था कि बी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अब वो कह रहा है कि बी ने कहा, तो एविडेंस ये एडमिसिबल हो गया, यानी कि उसका वैसे भी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी उस गवाह की इतना कहने पर, ठीक है। दो इफ देयर पॉलिसी में आता explanation पर आओ। A witness declaring another witness to be unworthy of credit, he may not, upon his examination in chief, give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross-examination, and the answer which he gives cannot be contradicted। कहता कि यार जब गवाही देने आ रहा है ना तब वो reasons to of his belief नहीं दे सकता, लेकिन जब क्रॉस में पूछा गया तो वो जवाब दे सकता है, पर उसके आंसर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकते। कैसे करोगे, क्योंकि चीफ में वो he can't tell this thing। A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief, ठीक है। वो नहीं दे सकता, अगर दे देता है फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, बट वो नहीं दे सकता। जैसे वो दे आर सेइंग यू डोंट हैव टू गिव रीजंस फॉर योर बिलीफ, ठीक है, बट ही मे बी आस्क्ड रीजंस इन क्रॉस में हमेशा आजादी रहेगी। एंड द आंसर्स व्हिच ही गिव्स कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड व्हिच इज वेरी कॉमन सेंसिकल दो इफ दे आर फॉल्स। हाँ, अगर वो झूठे सवाल देता है एज पर अदर डॉक्यूमेंट सर्कमस्टांसेस एंड अदर टेस्टिमनीज, ये लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसके ऊपर झूठ बोलने का पर्चा करवा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं उस चीज की, कॉग्निजेंस ले सकते हैं इवेंचुअली। सेक्शन 159 क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल। क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉर्पोरेट द एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। अच्छा, ये मतलब जनरल सा ही लॉ है कि चलो पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near the time or place at which such relevant fact occurred. If the court is of the opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies। हाँ, कहता कि जब एक गवाह हूँ जिससे इंटेंड किया जा रहा है to corroborate gives evidence of any relevant fact, जैसे ये हम इंटेंशन रखते हैं when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, उसको सवाल किया जाएगा as to any other circumstances जो उसने देखे उस जगह पर, उसके आसपास, उस टाइम पर, उस टाइम के आसपास, at which such relevant fact occurred if the court is of the opinion that such circumstances, अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि circumstances if proved, अगर प्रूव कर दिए जाएं, वो corroborate करेंगे टेस्टिमनी से ऑफ द विटनेस
एज टू द रेलेवेंट फैक्ट विच ही टेस्टिफाइज। तो ये कह रहा है कि सवाल पूछे क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉर्पोरेट, कि मतलब वो सवाल पूछ रहा है कि उसकी जो गवाही है वो कॉर्पोरेट कर जाए सर्कमस्टांसेस से। जैसे कि इलस्ट्रेशन है, ए एन अकॉम्प्लाइज गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी इन विच ही टुक पार्ट। ए अकॉम्प्लाइज है, उसने रॉबरी करी थी, अब वो सरकारी गवाह बन गया, अप्रूवर बन गया। उसने अपनी गवाही में कहा, अकाउंट ऑफ रॉबरी दिया कि इन विच ही टुक पार्ट ही डिस्क्राइब्स, उसने बड़े सारे इंसिडेंट बताए अनकनेक्टेड विद द रॉबरी। रॉबरी के आसपास के एरिया में ये हुआ था, उधर बम फट गया था, उधर से एक्सीडेंट हो गया, वट एवर विच अकर्ड ऑन हिज वे टू एंड फ्रॉम द प्लेस। ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, फलाना टाइम का, वो मर गया था। वेयर इट इज कमिटेड इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ दीज फैक्ट्स मे बी गिवन इन ऑर्डर टू कॉर्पोरेट। तो एक वो गवाही देगा और दूसरी तरफ एक और गवाही हम करवा सकते हैं जहां पर वो बंदा आके बता देगा, कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस, कि हाँ उस चौराहे पर हुआ था एक्सीडेंट, ये वो। तो क्वेश्चन स्टैंडिंग टू कॉर्पोरेट एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल, कि अगर कॉर्पोरेट करना तो अब एडमिसिबल, वो एडमिसिबल माने जाएंगे, बस इतना ही है। कॉर्पोरेशन मतलब करनी ही होती है, ठीक है ना। अब अपने क्लाइंट के फेवर में जा रही है तो कॉर्पोरेशन करनी है, अगर छुड़वाना उसको तो कॉन्ट्राडिक्शन कॉर्पोरेशन उस हिसाब से करनी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है, इनकंसिस्टेंसी पकड़नी है, ये केस टू केस है। बट उन्होंने अलाउ किया होगा कि ऐसे ऐसे, विच इज वेरी कॉमन सेंसिकल। सेक्शन 160 फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कॉर्पोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। पहले मैंने ये गवाही दी, फिर बाद में मैंने वो गवाही दी, ठीक है। मतलब इसका सिंपल बताता हूँ, जैसे 161 सीआरपीसी की बयान, जैसे पुलिस को मैंने ये स्टेटमेंट दी, फिर बाद में कोर्ट में मैंने ये चीफ एग्जामिनेशन दिया, फिर बाद में मेरा क्रॉस हुआ तो मैंने ये कहा, तीनों मेरी गवाहियों को आपस में हम कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस यही वो बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू कॉर्पोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट। कोई भी एक ही फैक्ट के ऊपर पहले वाली स्टेटमेंट एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट मे बी प्रूव्ड। कहता है कि पहले जो उसने कहा और बाद में उसको कॉर्पोरेट कर लिया जा सकता है, और कॉर्पोरेट कर जाती है तो वो आपकी गवाही प्रूव हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है तो गवाही आपकी टेंडरफेस हो जाती है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस वेरी मच।